डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान गांव किसान कार्यक्रम के एक नए एपिसोड में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक ही है, खेती किसानी और पशुपालन के क्षेत्र में जो कुछ बदलाव हो रहे हैं उनकी जानकारियां हम आप तक पहुंचाएं, साथ ही मुलाकात करवाएं हमारे कामयाब किसान से, ताकि उनकी उन्नति को देखकर आप भी उनसे जरूर प्रेरित हो। हमेशा की तरह लेकर आए हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स, खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, जब भी बात होती है फलों की तो आम को तो हम नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। इसकी मांग बाजार में काफी अच्छी बनी रहती है इस गर्मी के मौसम में, जिसके चलते हमारे किसान ज्यादा से ज्यादा इसकी खेती की ओर अपना रुझान बढ़ाते हैं। लेकिन हमारे किसानों के लिए ये और भी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है अगर हमारे किसान कुछ आधुनिक तकनीकों को इस्तेमाल में लाएं। जी हाँ, आज के खेती किसानी सेगमेंट में हम आपको ऐसे ही एक तरीके के बारे में बताने वाले हैं कि कैसे आप कम लागत में अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं। आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट खेती किसानी के जरिए। आम की खेती कई वजहों से फायदेमंद होती है। पहला कारण है कि इसमें पानी की आवश्यकता दूसरी फसलों के मुकाबले कम पड़ती है। आम के सभी भाग जैसे लकड़ियां, पत्ते आदि हिंदू धर्म में पूजा पाठ सामग्री के रूप में उपयोग किए जाते हैं। स्वादिष्ट फल होने के साथ साथ आम की लकड़ियां भी काफी महंगी बिकती हैं। आम की लकड़ियों से काफी मजबूत फर्नीचर बनाए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप आम का बगीचा लगाते हैं तो अगले 10 वर्षों तक इन्हीं बगीचे में दूसरी फसलों की खेती करके आमदनी को भी बढ़ाया जा सकता है। आइए आपको बताते हैं कि आम की उन्नत किस्में कौन सी हैं। आमतौर पर आम की किस्मों को 3 भाग में बांटा जा सकता है। पहला शीघ्र फलन किस्म, जो काफी तेजी से विकसित होकर फल देने योग्य हो जाती है। इसमें बैगन फली, तोतापरी, गुलाब खस, लंगड़ा, बॉम्बे ग्रीन, दशहरी आदि शामिल हैं। आम की दूसरी बेहतरीन किस्म मध्यम फलन किस्म है। इसमें मल्लिका, हिमसागर, आम्रपाली, केशर सुंदरजे किस्म के आम शामिल हैं। वहीं प्रसंस्करण वाली किस्मों में बैगन फली, अल्फांसो, तोतापरी आदि आम आते हैं। इसके अलावा देर से फलने वाली किस्में चैंसा और फजली हैं। अब जानते हैं कि आम के पौधे में किस तरह का संक्रमण फैलता है और इसकी रोकथाम के लिए किन खास बातों पर ध्यान देने की जरूरत है, जिससे किसानों को आम की अच्छी कीमत मिल सके। आम में कई प्रकार के रोग लगते हैं, जिसका सही समय पर उपचार करना जरूरी है, वरना ये फसल पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। चूर्णी फफूंदी, छोटी टहनियों, फल फूल और पत्तियों पर सफेद भूरे रंग का फफूंद उसे खोखला कर देता है। आम का प्रभावित भाग भूरा होकर सूख जाता है। आम की फसल को इस रोग से बचाने के लिए आप 0.2% गंधक को 15 दिन के अंतराल के दौरान छिड़काव करें। एंथ्रेक्नोज, पेड़ पर कभी कभी चकत्ते जैसा गहरा रंग बन जाता है, छिद्र भी हो जाता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए 3:3:50 का बोर्डो मिक्सचर का हर 15 दिन के अंतराल में छिड़काव जरूर करें। बंधा रोग, जिसमें पत्तियां छोटी होकर गुच्छे का रूप ले लेती हैं, इस स्थिति में प्रभावित भाग की छटाई करते हुए NAA का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव करें। मैंगो हॉपर या तेला रोग भी आम का ही रोग है, जिसमें भूरे कीट पेड़ को चूस कर खोखला कर देते हैं। इस स्थिति में मोनोक्रोटोफॉस का छिड़काव हर 7 दिन में 2 या 3 बार करें। मिलीबग, ये रोग फसल को झुंड की तरह रस चूस कर उसे नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए किसान 0.03% पैराथियान का छिड़काव कर सकते हैं। देश में आम गूदे के 2 मुख्य प्रसंस्करण क्षेत्र हैं, जिसमें करीब 65 प्रसंस्करण यूनिट हैं। देश में आम गूदे के 2 मुख्य प्रसंस्करण क्षेत्र हैं, जिसमें करीब 65 प्रसंस्करण यूनिट हैं। इनमें आम के अल्फांसो और तोतापुरी किस्मों की आपूर्ति होती है। ये क्षेत्र आंध्र प्रदेश के चित्तूर और तमिलनाडु राज्य के कृष्णागिरी में है। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में भी कुछ प्रसंस्करण इकाइयां हैं। भारत विश्व में आम के गूदे का प्रमुख निर्यातक है। ईपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत ने साल 2020-21 के दौरान 714.41 करोड़ रुपए यानी 96.43 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत का 98,369.74 मीट्रिक टन आम गूदा निर्यात किया है। आम उत्तर प्रदेश की मुख्य बागवानी फसल है। उत्तर प्रदेश में लगभग 40 से 45 लाख मीट्रिक टन आम की पैदावार होती है।
जो देश के कुल उत्पादन का लगभग 83% है। उत्तर प्रदेश के बाद आंध्र प्रदेश, बिहार एवं कर्नाटक में आम की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। वहीं बात आम की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर आम की अच्छी पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के मुताबिक साल 2020-21 के दौरान देश में कुल आम की पैदावार 2,08,22,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान आम की उपज 2,03,17,000 टन ही रही थी। यानी इस साल देश में आम की पैदावार में 5 लाख टन से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बता दें कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार आम की खेती के लिए ही नहीं, कई बागवानी उत्पादों की खेती जैसे फल, फूल, सब्जियों आदि के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। 50 से 80% तक की सब्सिडी बागवानी करने पर दी जाती है। इसके अलावा बैंक से बागवानी के लिए काफी सस्ते दर पर लोन उपलब्ध करवाया जाता है। साथ ही ब्याज पर छूट भी प्रदान की जाती है। गौरतलब है कि आम की खेती करके किसान न सिर्फ अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, बल्कि पर्यावरण के लिए भी अहम योगदान दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त आम की खेती से जल संरक्षण के क्षेत्र में भी अहम योगदान दिया जा सकता है। किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। दियों से रोशन रहे जगमगाती रात और चमकते चेहरे। आई है दिवाली, सुनो जी घर वाली, तेरे कंगने ने दिल धड़काया है। ये दिवाली सौगात लेकर आ रही है हमारे लिए नई उम्मीदों की। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे रे, बच्चे सच्चे जग के उजियारे रे, दीप दिवाली के झूठे, रात जले सुबह टूटे। आइए मिलकर स्वागत करते हैं उन संभावनाओं की जो हमें देंगी सेलिब्रेशन की मजा। लटपट कमर दामिनी, अधर रागिनी, मेरे घर आई कैसे सजी धजी, देखो मेरे पिया की सावरी, जिया से बावरी, मेरे अंगना में देखो आज खिला है चाँद। ये देखना मत भूलिए रंगोली, हर रविवार सुबह 8 बजे ओनली ऑन डीडी नेशनल। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, हमारे देश में ज्यादातर लोग अपने भोजन में मछलियों का सेवन तो करते ही हैं, जिसके चलते ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं मत्स्य पालन व्यवसाय की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मांग अच्छी हो रही है। साथ ही बता दें, घरेलू मांग तो अच्छी बनी ही हुई है, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी मांग में इजाफा हो रहा है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा हमारे जो किसान हैं मत्स्य पालन की ओर रुख भी कर रहे हैं, और अगर आप करना चाहते हैं तो किस तरह से आप इसे संभव कर सकते हैं, अपने लिए सफल बना सकते हैं, आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट हमारा पशुधन के जरिए। केंद्र सरकार मछली पालन के लिए कुल लागत का 75% तक लोन मुहैया कराती है। मछली पालन का काम ठहरे हुए पानी और बहते हुए पानी दोनों में किया जा सकता है। बहते हुए पानी में मछली पालन को रिसर्कुलर एक्वाकल्चर सिस्टम यानी RAS कहा जाता है। रिसर्कुलर एक्वाकल्चर सिस्टम से मछली पालन करने में लगभग 20 लाख रुपए की लागत आती है। इसमें आपको केवल 5 लाख रुपए की राशि जुटानी होती है, जबकि शेष 15 लाख रुपए के लिए अलग अलग योजनाओं के तहत आपको लोन मिल सकता है। इसके अतिरिक्त सरकार की तरफ से लोन में कुछ सब्सिडी भी मिलती है। वैसे तो मछली पालन के लिहाज से हर महीना अहम होता है, लेकिन अप्रैल महीना काफी ज्यादा खास होता है, क्योंकि इस महीने को मछली पालन के लिए नए और पुराने तालाबों की साफ सफाई करने के लिहाज से उचित माना जाता है। यही वजह है कि अप्रैल महीना मत्स्य पालन करने वालों के लिए महत्वपूर्ण है। तालाब में मछली बीज डालने के 25 दिन बाद मछलियां आनी शुरू हो जाती हैं। 12 महीने के बाद 1 से 1.5 किलो की हो जाने पर मछलियों को तालाब से बाहर निकाल कर बेचना चाहिए। मछली के बीज किसी भी हैचरी से खरीदे जा सकते हैं। देश के कई राज्यों में मछली हैचरी हैं, जहां से बीजों को हासिल किया जा सकता है, जैसे कि दिल्ली, सहारनपुर, हरिद्वार, आगरा वगैरह। हर जिले में मछली पालन विभाग होता है, जो मछली पालकों को हर संभव मदद प्रदान करता है। नया काम शुरू करने वालों को मछली पालन की ट्रेनिंग भी दी जाती है। मछली पालन के लिए आपको एक प्रोजेक्ट बनाकर जिला मछली पालन विभाग में जमा करना होता है।
यहाँ आपके प्रोजेक्ट पर विचार करने के बाद उसे फाइनेंस के लिए आगे भेज दिया जाता है। एक बार मछली पालन का काम शुरू होने से आप इससे लगातार कमाई कर सकते हैं। 1 एकड़ तालाब से आप हर साल लगभग 5 लाख रुपए की कमाई कर सकते हैं। भारत में मछली पालन व्यवसाय बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। बारिश न होने के कारण तालाबों, पोखरों तथा नहरों में पानी नहीं होने के कारण मछलियां भी पर्याप्त मात्रा में बाजार में नहीं मिल रही हैं। ऐसे में मछली पालन व्यापार प्रचलित होता जा रहा है। आज भारत के बहुत से किसान फिश फार्मिंग करके अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं और मछली पालन व्यापार से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मछली पालन के कारोबार में थोड़ी सी लापरवाही और जानकारी के अभाव से आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए मछली पालन की जानकारी लेना अति आवश्यक है। मछली पालन के लिए अप्रैल के महीनों में तालाब की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसके लिए आप छोटे या बड़े तालाब की खुदाई करवा सकते हैं। तालाब की अच्छी तरह खुदाई होने के बाद 20 दिनों तक तालाब को इस तरह सुखा लेना चाहिए कि नीचे की जमीन पर दरार बन जाए। इसके बाद उसमें पशुओं के गोबर या मुर्गियों की 400 किलो की खाद और 50 किलो चूना डाल देना चाहिए। इसके बाद तालाब की गहरी जुताई करके उसमें पानी भर देना चाहिए। तालाब में पानी 3 फीट से कम और 4 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही अगर आप मछली पालन करने जा रहे हैं तो आपको तालाब में पानी की कमी ना हो, इसके लिए पानी की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। मछली पालन शुरू करने के लिए भूमि का चयन ऐसी जगह ना करें जहां ढलान हो या बाढ़ आने की संभावना हो। साथ ही इस बात का भी खास ध्यान रखना चाहिए कि उस स्थान की वायु प्रदूषित ना हो। इसके अलावा इस बात पर गौर करें कि नदियों और झीलों या पंपिंग सेट से आने वाला पानी दूषित ना हो। मत्स्य विकास के लिए मछलियों को उत्तम खाद्य आहार खिलाना आवश्यक होता है। हमेशा मछली को उत्तम ताजे भोजन के समान पुष्टिकारक और उच्च गुणवत्ता वाला भोजन ही देना चाहिए। बहुत से किसान मत्स्य पालन करने के लिए तालाब की खुदाई तो करवा लेते हैं, लेकिन उनकी समस्या होती है कि किस प्रजाति की मछली का पालन व्यवसाय में अच्छा रहेगा और किसमें अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। मछलियों की प्रजाति के हिसाब से मछलियों के भाव ज्यादा और कम हो सकते हैं। आपको मत्स्य हैचरी के पास अनेक प्रकार की मछलियों की प्रजाति मिलेंगी। इनमें रोहू मछली, कतला मछली, मांगुर मछली, कवई मछली, मृगल मछली, ग्रास कार्प मछली, सिल्वर कार्प मछली, तिलापिया मछली, फंगासियस मछली, चीपल मछली शामिल हैं। इन सभी प्रकार की मछलियों के बीज आपको आसानी से मिल जाएंगे। वही बात मछली पालन के फायदों की करें तो बहुत छोटे किसान कम पूंजी में शुरू कर सकते हैं मछली पालन। मछलियों के कारोबार में मंदी नहीं आती। खेतों में छोटा तालाब बनाकर शुरू कर सकते हैं मछली पालन। पशुपालन, मुर्गी पालन, खेतीबाड़ी के साथ मछली पालन करना आसान। मछलियों को प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है। मछली का उपयोग मांस के रूप में खाने के लिए तो किया जाता है, साथ ही मछली के तेल से अनेक प्रकार के उत्पाद भी बनाए जाते हैं। मछली पालन करने वाले किसानों को सरकार कम ब्याज पर लोन भी दे रही है, ताकि अधिक से अधिक किसान मछली पालन के व्यवसाय से जुड़े। अगर आप मछली पालन से संबंधित ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो विभिन्न राज्यों के जिले में भी मछली पालन विभाग होता है, जहां से मछली पालन से संबंधित जानकारी मिलती है। वक्त है पशुपालक कैलेंडर पर नजर डालने का। तो किस तरह के कार्य आप कर सकते हैं, आइए जानते हैं। इस माह से सर्दी की दस्तक शुरू हो जाती है। ऐसे में पशु को ठंड से बचाने के उपाय करें। सर्दी के मौसम में गाय व भैंस के ब्याने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। ऐसे में पशु के लिए संतुलित आहार व आवास का उचित प्रबंध करें। FMD का टीकाकरण अगर नहीं करवाया हो तो करवा लें। बीमारी फैलने पर पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन से घाव को धोते रहना चाहिए व पशु चिकित्सक से सलाह लें। इस समय पशु को एंथ्रेक्स का टीकाकरण भी करवा लें। बकरियों व भेड़ों को PPR का टीका लगवा लें। ठंड से बचने के लिए पशुओं को रोज 25 से 50 ग्राम गुड़ खिलाएं। दुधारू पशुओं को 50 से 100 मिलीलीटर तरल कैल्शियम फास्फोरस पिलाएं। पशु की डीवर्मिंग पर ध्यान दें। यदि समय ज्यादा निकल गया है तो डीवर्मिंग करा लें। पशुओं को एसिडोसिस यानी अफरा से बचाने के लिए संतुलित हरा चारा और दाना दें। इस माह में भेड़ पालक ऊन उतरवाने का काम कर लें। मुर्गियों के लिए सर्दी का मौसम सबसे अच्छा माना जाता है, इसलिए उनके आवास, आहार व स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें। पशुशाला को बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए उचित दवाओं का छिड़काव करें। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान।
जी हम भी इस बात को सोच रहे थे काफी दिनों से कि आपकी भेंट अपनी माताजी से शीघ्र करवा दी जाए। तुम अपना फोन दे दोगे तो कुछ पहाड़ टूट जाएगा क्या? हमको सोशल मीडिया चेक करना है यार। अब नहीं है मेरे पास फोन। देखो ज्यादा ना सटकाओ मत हमारी। तेरा महंगा वाला फोन कहाँ गया जो तूने अंकल से लड़ाई करके उनका जीना हराम करके लिया था? दूर से नमस्ते। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारे कामयाब किसान से मुलाकात करवाने का। वैसे तो राजस्थान ऊंट के लिए जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ के ज्यादातर किसान गाय, भैंस, बकरी और भेड़ पालन करके भी मुनाफा कमाते हैं। लेकिन हमारे आज के कामयाब पशुपालक कुछ हटकर है। वो इन पशुओं को ना पाल कर घोड़ा पालन करते हैं और उससे अच्छी खासी आय भी लेते हैं। राम सिंह करीब 7 साल से इस व्यवसाय से जुड़े हैं। इस समय उनके पास 20 घोड़ी है जो मारवाड़ी ब्रीड की है। राम सिंह ब्रीड का खास ख्याल रखते हैं क्योंकि खास ब्रीड से ही पता चलता है कि पशु किस किस काम आ सकता है। जैसे मारवाड़ी ब्रीड गर्म स्वभाव के होते हैं जो खासकर राइडिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। क्योंकि घोड़े करोड़ों में भी बिके और हमने भी घोड़े 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए तक बेचे भी है। बल्कि एक इसका ये है कि उसके बाल, बोरी, मार्किंग, ब्लड लाइन उसके ऊपर डिपेंड रहता है। प्लस वो घोड़े को पैदा होने के ऊपर बहुत से है कि वो कैसा आपका बच्चा पैदा हो रहा है, आपने कैसी घोड़ी थी, उसको किस टाइप का स्टाइलिंग दिखाया, जिससे आपकी ब्रीड करने का तजुर्बा कैसा है। घोड़े से अपन जैसा चाहेंगे वैसा बच्चा पैदा करा सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग है। मिनिमम मैं चाहूँ तो 5 लाख रुपये मिनिमम टारगेट लेके चलते हैं, जो ब्लड लाइन दोनों तरफ से मैच करके अपन वो करते हैं, जिनका डीएनए सहित सारा क्लियर होता है। हमारे सब घोड़ों में माइक्रोचिप डली हुई है और डीएनए से क्लियर है। सारे घोड़े डीएनए से क्लियर है। तो इनकी पिछली कैटेगरी उसके डीएनए के अकॉर्डिंग चलती है। जैसे अरावली नाम करके मेयर है। अब इसकी जो फिली है मणि, उसका पूना लैब में इसका डीएनए है, इसका सैंपल दिया हुआ है। तो उसका जब डीएनए होगा तो उससे मैच खा जाएगा अरावली से। तो बैक हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, उसके बेस पे ये सेल हो पाता है। इसकी हिस्ट्री क्या है जी? इसकी हिस्ट्री के बारे में बताएं। ये अरावली नाम करके मेयर है और इसकी 4 साल अभी उम्र हुई है। और इसकी जो ये फिल्ली हुई है, ये मणिराज नाम करके स्टालिन था, उससे हुई है। फूलमाल ब्लड लाइन की घोड़ी है। और फूलमाल जो ब्लड लाइन है वो आज 400-500 साल बैक हिस्ट्री इसका चलता आ रहा है। जो कि फूलमाल की 2 घोड़ियाँ बालनी मठ में औरंगजेब के टाइम से भेंट हुई थी, उनसे ताम्र पत्र पे अभी भी लिखा हुआ है और वहाँ पे इनकी सारी हिस्ट्री कलेक्शन करते हुए अभी तक चलता आ रहा है। वहीं से इसका जो फादर था, तो इसका फादर फूलमाल लाइन का था, नवरत्न, उससे मैनेज की हुई है। उसकी डॉटर है, उसकी बेटी है। इसका फादर भी मेरे पास में था। वो 31 ईयर होके ऑफ हो गया अभी। कर रही है तो छोटे बच्चे का वो रत्नागर ब्लड लाइन की है। इसकी बच्ची है, वो रत्नागर ब्लड लाइन की है। रत्नागर में वो रत्नागर की परपोती है। रत्नागर से राज, और राज के बाद में शिवराज, शिवराज के बाद में मणिराज नाम करके कोल्ट था, उसकी बच्ची है। और उसका फर्स्ट एंड लास्ट एक ही रिजल्ट मिल पाया जो मेरे पास में है। राम सिंह घोड़े के डीएनए का भी ध्यान रखते हैं। किस घोड़ी को किस नस्ल से क्रॉस कराना है, इसके लिए उनके पास पूरी हिस्ट्री होती है। डीएनए के लिए राम सिंह पशु में चिप का इस्तेमाल करते हैं, जिससे जानकारी मिलना आसान हो जाता है। मेरा नाम राम सिंह गुजर है और मैं ये घोड़ों का काम आज 7 साल से कर रहा हूँ, जिसके अंदर अभी मेरे पास में 20 घोड़ियाँ हैं प्लस एक स्टालिन है। और मैं ब्रीडिंग करता हूँ मारवाड़ी ब्लड लाइन की। ये सारी मारवाड़ी ब्रीड की घोड़ियाँ हैं, जिसमें से ये अभी 4 साल की घोड़ी है। ये फूलमाल ब्लड लाइन की है। इसका शहर है नवरत्न। वो भी इंडिया चैंपियन रहा हुआ है पुष्कर से 3 बार। इसके पंच कल्याण है ये, उसके अंदर तो काफ़ी प्लस पॉइंट है वो। इसका चारों पैर इसके वाइट है, मत्थे व्लेज है, जिसकी गुड मार्किंग और उसमें बहुत सुंदरता, ब्यूटीफुल जिसको बोलते हैं, वो इसकी मार्किंग इसको ज़्यादा सुंदर दिखा रही। प्लस इसके जो कान है वो मारवाड़ी से पहचाने जाते हैं। इसके कान में बहुत कुंडी वाले और एक से एक टच होना। ये हॉट ब्लड के होते हैं, थोड़े गर्म स्वभाव के, थोड़ा मिजाज गर्म होता है। जैसे राइडिंग वगैरह और पहले भी राजा महाराजाओं के टाइम पे भी युद्ध वगैरह लड़ने में थोड़े एग्रेसिव सही रहते थे।
ताकि सामने वाले दुश्मन पे तुरंत अटैक कर पाए। और जितना हॉट होता है उतना थोड़ा तेज़ी होता है उसमें। प्लस इसमें अभी के ब्रीड करने में मैंने पूरी सब गुड़िया प्रेग्नेंट करवा के रखता हूँ और उन पर सब पे मैं मेरा स्टालिन है देवली ब्लड लाइन का कीर्ति ध्वज, वो 68 हाइट है उसकी, उसका सायर है प्रभात, उससे मैं सब गुड़ियों को मेट करवा रहा हूँ। उसके अलावा इनमें काफ़ी अभी का फ्यूचर में बहुत कुछ आज के युवाओं के लिए बहुत कुछ है। अगर इस पे आज घोड़े पे ब्रीड करे तो बहुत कुछ है, क्योंकि इसमें कॉस्टली खर्चा कम हो रहा है अगर नेचुरल तरीके से करे तो। ऐसे घोड़ा शौक का इस पर कितना भी खर्चा कर सकते हैं, तो मैं अधिकतर इनको नेचुरलिटी पे रखता हूँ, जो ग्रेजिंग पे सारा सिस्टम है उसके अनुसार। इसका कॉस्ट कितना है और आगे आपका इससे इनकम का क्या उम्मीद है? ऐसे हुकुम घोड़े की कॉस्ट पे बोलूँ तो अनमोल चीज़ है एक। घोड़ों को ट्रेन करने के लिए राम सिंह उनका खास ख्याल रखते हैं। सही खान पान से पशु सही विकास करता है, जिससे उनकी अच्छी कीमत मिलती है। वो बताते हैं कि अच्छी नस्ल का घोड़ा 20 लाख तक में जाता है। हालांकि समय बदल रहा है, पहले की तरह अब उनका दायरा सीमित हो गया है, लेकिन आज भी घोड़ों का इस्तेमाल राइडिंग, गेम्स में और कई तरह के खास अवसरों में किया जाता है। ये सारी व्यवस्थाएं उन लोगों के लिए आज भी महत्व रखती है जो घोड़े का मूल्य समझते हैं। और मैं तो इस बिजनेस में एक मेरी जॉब छोड़ के बाद में आया हूँ, जो एक शौक लगने के बाद में, और मेरा शौक ही आज मेरा बिजनेस बन गया। शौक से ही मेरा बिजनेस बना है घोड़े। और नए बंदे के लिए मैं बताना चाहूँ तो इसमें नया बंदा आए तो उसके लिए सबसे पहले मेहर होनी चाहिए। ये नहीं कि छोटे बच्चे से भी वो काम चालू करता है तो 3 इयर्स में जाके उसको कामयाबी सफल होती है। अगर डायरेक्ट मेहर से काम करेगा, घोड़ी से डायरेक्ट जुड़ के काम करेगा, तो घोड़ी 1 ईयर में एक बच्चा और पैदा करती है। उससे उसका लगा कॉस्ट निकल जाता है, जितना लगेगा खर्चा आएगा वो निकल जाएगा। और उसमें सिलेक्टेड ब्रीड लेना पड़ेगा जिसका DNA भी हो, हाइट, बॉडी स्ट्रक्चर, मेडिकल फिट सारा देख के अगर चुन के घोड़ी लेंगे और उसको अच्छे घोड़े से कवर कराएंगे कि जो घोड़ी में अगर कुछ नॉर्मल 19-20 कमी भी दिखे ब्रीड वाई, तो वो उस स्टालिन में नर घोड़े में नहीं होनी चाहिए। जो घोड़ी में कमी रहे वो नर घोड़े में नहीं होनी चाहिए। तो उनके दोनों के क्रॉस से जो भी आने वाली पीढ़ी आएगी वो बिल्कुल क्लियर आएगी, तो उसका रिजल्ट बेहतर होगा, काफ़ी अच्छा होगा। तो वो उसकी जनरेशन को सुधारेगा, मारवाड़ी ब्लड लाइन को भी सुधारेगा, प्लस नए बंदे के लिए वो काफ़ी बेनिफिट का फ़ायदा होगा कि उस घोड़ी की कीमत और पूरा खर्चा उस एक ही बच्चे से निकल जाएगा उसका। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम गांव किसान। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित होंगी। एक विशेष जानकारी और आपको दे दें, आप हमारा ये दोबारा कार्यक्रम देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर और हमारा ये एपिसोड आप दोबारा देख सकते हैं। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले अंक में होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।